let us start with the third chapter of our syllabus, that is kinetic theory of gases, third chapter, and radiation. अब ये चैप्टर के नाम के तरफ पे देखो, उस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड अनदर पार्ट रेडिएशन। तो आधा चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड हाफ चैप्टर इज रेडिएशन। तो सबसे पहले हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखेंगे और बाद में रेडिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये चैप्टर, इसकी जनरल आइडिया तुम लोगों को 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन अब इस चैप्टर में अपने को उसके डिटेल्स देखना है। तो सबसे पहले गैस यानी क्या? मैटर के जो डिफरेंट स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कोई भी मैटर, चाहे वो एटम्स का बना होता है या मॉलिक्यूल्स का बना होता है। एटम का बना हुआ है तो उसको एलिमेंट फॉर्म में बोलेंगे, और मॉलिक्यूल का बना है तो कंपाउंड फॉर्म में बोलेंगे। बट चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, ये नहीं मैटर। इट इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो इसलिए इस चैप्टर में कभी कभी मॉलिक्यूल्स वर्ड आएगा तो कभी एटम्स वर्ड आएगा। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स जब कहा जाएगा तो इसका मतलब वो कंपाउंड फॉर्म में गैस है, और गैस के एटम्स कहा जाएगा तो वो एलिमेंट फॉर्म में गैस है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड फॉर्म में गैस रहने वाला मतलब कौन सा? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल दीज आर इन कंपाउंड फॉर्म, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का एटम बोलते क्या बात नहीं, मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल O2, O नहीं कहा जाता, O2। लेकिन इनर्ट गैसेस देखो, हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड सो ऑन। तो हीलियम 2 नहीं कहते, केवल हीलियम। इसका मतलब वो एटम्स का बना हुआ है, सिंगल एटम, हीलियम का सिंगल एटम। एनीवे, ऑल इनर्ट गैसेस आर इन एलिमेंट फॉर्म एंड अदर गैसेस आर इन कंपाउंड फॉर्म। चलो सबसे पहले हम गैसेस और सॉलिड या लिक्विड, इनके बीच में थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो एक बात तो तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सॉलिड को और लिक्विड को उनका खुद का वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस को उसका खुद का वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2 लीटर का लिक्विड लिए, चाहे बकेट में डाल दो या बड़े बर्तन में डाल दो, तो वॉल्यूम तो 2 लीटर ही आएगा। लेकिन गैस जिस कंटेनर में रखा गया, उस कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम होगा वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी 2 लीटर का कंटेनर है, उसमें भी गैस भर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी रूम है, तो इसमें अगर गैस भरा है, गैस डाल दिए, तो वो पूरे रूम, वही गैस 2 लीटर का, पहले वो 2 लीटर के कंटेनर में था तो उस वक्त उसका वॉल्यूम 2 लीटर था। बाद में उस कंटेनर के रहने वाले गैस को अपन ने इस रूम में डाल दिए, तो अब उसका वॉल्यूम पूरे रूम के वॉल्यूम के बराबर होगा। व्हाट इट मीन्स, गैस डजंट हैव इट्स ओन वॉल्यूम, उसका खुद का वॉल्यूम नहीं होता। तो ये बेसिक पॉइंट तुम लोगों को मालूम है। मेन पॉइंट जो तुमको सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के बारे में ध्यान में रखना है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ और एटम्स ऑफ ए गैस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी दूर दूर रहते हैं। सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज में रहते हैं, पास में रहते हैं, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स दूर दूर रहते हैं, और उसके कारण म्यूचुअल इंटरैक्शन उनके बीच में निग्लिजिबल होती है,
नहीं के बराबर। म्यूचुअल मतलब आपस में अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो या कोलिजन हो, ये नहीं के बराबर, आपस में अट्रैक्शन नहीं रहेगा। दिस हैपन्स इन केस ऑफ द गैसेस, while in case of the solids or liquids, the molecules or atoms are closed, so there is mutual interaction. म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब आपस में रहने वाली इंटरेक्शन, आपस में रहने वाले फोर्सेस। वो फोर्सेस गैसेस में नहीं होते, सॉलिड और लिक्विड में होते हैं, ऐसा समझो। गैस में कब होते हैं? जब गैस के दो मॉलिक्यूल्स जब भी कोलाइड होते केवल, तभी वहां क्या रहेगा? म्यूचुअल इंटरेक्शन रहेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब अपने को थ्योरी के थोड़े से हिस्ट्री के तरफ आना है। इस थ्योरी की हिस्ट्री, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसकी हिस्ट्री। एक्चुअली गैस के बारे में फर्स्ट लॉ वाज गिवन बाय बॉयल, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ इन 1661, बॉयल्स लॉ। काफी पहले। इस लॉ का स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे से पता है, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यानी किसी कंटेनर में रखा हुआ गैस, अगर उसके ऊपर रहने वाला प्रेशर अगर बढ़ाते गए तो वॉल्यूम क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। बट एट दैट टाइम यू हैव टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। चलो, ये लॉ देने के बाद गैस का बिहेवियर कैसा होता है, एंड गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, ये बिहेवियर स्टडी करने के लिए बॉयल, न्यूटन और अदर्स काम में लगे। तब उन्होंने ये सोचे कि गैस में जो टाइनी पार्टिकल्स है, दैट इज एटम्स या मॉलिक्यूल जिनको कहा, इतना यहां तक ही उन्होंने बता दिया। मीन्स दैट गैस कंसिस्ट ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लेकिन उनका बिहेवियर एक्चुअली स्टडी करने के लिए लगभग 150 साल लगे, और 150 साल बाद एक थ्योरी एस्टेब्लिश की गई गैस के बारे में, दैट इज एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। उसके बाद बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल और अदर साइंटिस्ट, उनके ही जमाने के, इन्होंने इस गैस के बारे में ये बताया कि नो डाउट गैस कंसिस्ट ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट दिस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली एंड फास्ट मोशन। यानी वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? तो मोशन में होते हैं, दे आर नॉट एट रेस्ट, दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन, फास्ट मोशन, रैपिड मोशन। अब और उस थ्योरी का नाम दिए उन्होंने काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक मतलब मोशन वाली। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसने दिया? ऐसा अगर पूछा गया तो क्या बोलोगे तुम? दैट इज मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। ये मेजर दो, इनके अलावा भी दूसरे साइंटिस्ट थे, लेकिन मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन इन्होंने ये थ्योरी दिए। इनके थ्योरी को सपोर्ट क्या था, मतलब किस बेस पर दिए? तो इनका कहना था कि दिस मॉलिक्यूल्स, फिर वही मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, so there will be no mutual interaction, and that's why these molecules will be always in motion randomly. जहाँ जाना है जाते रहेंगे, फास्टली दे आर इन मोशन। सो दिस इज द theory that history, मतलब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहाँ से आई, क्यों आई और क्या सपोर्ट है, तो इस तरह से हुआ। अब ये थ्योरी को एडवांस में समझने के लिए हमको कुछ बातें, बेसिक बातें तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए। वो ऑलरेडी मालूम है, फिर भी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मोलर मास?
डिवाइडेड बाय m0। जनरल टर्म मोलर मास यानी कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो, उसका मोलर मास यानी तो उस सब्सटेंस का जितना मॉलिक्यूलर वेट है या फिर एटॉमिक वेट है, एलिमेंट है तो एटॉमिक, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर, लेकिन उस सब्सटेंस का जितना एटॉमिक वेट है या मॉलिक्यूलर वेट है उसके बराबर का मास। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस O2 16 + 16 दैट इज 32, तो 32 ग्राम ऐसा बोलेंगे, तो मोलर मास 32 ग्राम ऐसा बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट 32, तो मोलर मास कितना 32 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर वेट 44, तो मोलर मास 44 ग्राम या 44 किलोग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी बोल सकते हैं। सिमिलरली 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम और 32 किलोग्राम मोलर मास यानी इन दिस वे इट कैन बी एक्सप्रेस इन दैट इज ग्राम और मोल। सो सिंपली मोलर मास इन दिस सेंस उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट है या एटॉमिक वेट है उसका बराबर का मास, दैट इज मोलर मास। फिर व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल, ये भी बात बताया तुमको। 1 मोल सब्सटेंस यानी कितना सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस का मोलर मास में जितना सब्सटेंस आएगा, जितना मैटर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द 1 मोल। व्हाट इट मीन्स, अभी ऑक्सीजन गैस की बात की है, 32 उसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ, 32 ग्राम या 32 किलोग्राम उसका मोलर मास हुआ, तो 32 ग्राम जब लेंगे तो मोलर मास यानी 1 मोल हो गया ऐसा बोलेंगे। यानी अगर बाय द वे एक आध सिलेंडर में 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस भर लिए तो कितना ऑक्सीजन गैस है, तो तुम बोलोगे मास के स्वरूप में कहा जाए तो 32 ग्राम, और मोल के स्वरूप में कहा गया तो 1 मोल ऐसा बोलो। 1 मोल यानी व्हाट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन द मोलर मास। तो मोलर मास में कितना सब्सटेंस आया 1 मोल। अब तुम बोलोगे मोलर मास और मोल में क्या डिफरेंस है, तो जब तुम मोलर मास बताते तो उस सब्सटेंस का मास बता रहे, और जब मोल कहा जाता है तो उस सब्सटेंस में रहने वाले सब मैटर का अमाउंट बता रहे, ऐसा हो जाता है। दोनों में हालांकि देखा जाए तो दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी बताते हो, जैसे तुमको कहा गया कि तुम्हारे पेन में जो रिफिल है तो कितने उसकी इंक कितनी बची है, तो तुम उसका मास बताओगे 2 ग्राम बची है, तो वो मास बता रहे, लेकिन कितना अमाउंट बाकी है उसका, तो फिर उसको मोल में बताना पड़ेगा, 1 मोल 2 मोल एंड सो ऑन। तो मोलर 1 मोल यानी कितना, तो उस सब्सटेंस का जितना मोलर मास है उस मोलर मास में जितना मैटर कंटेन हुआ दैट इज कॉल्ड 1 मोल। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, वाटर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, H2O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 18, फिर मोलर मास कितना, तो 18 ग्राम। फिर जब 18 ग्राम पानी तुम लोग ग्लास में लोगे तो उसमें पानी कितना है अगर किसी ने पूछा तो तुम बोलोगे 18 ग्राम, लेकिन उसने पूछने वाले ने क्या पूछा, पानी कितना है, ही डिडंट आस्क द मास ऑफ दैट वाटर, पानी का अमाउंट बताओ कितना है। तो साइंटिफिकली अगर पूछा जाता है ऐसा और तुम बताते हो कि 18 ग्राम वाटर है, तो यू आर टेलिंग द मास ऑफ दैट वाटर इन दैट ग्लास। इन फैक्ट यू आर टू टेल अमाउंट ऑफ वाटर, तो तब तुमको बोलना पड़ेगा कि इट इज 1 मोल, क्योंकि 1 मोल का 18 ग्राम का कितना वाटर बनेगा 1 मोल।
So for example, in case of water, for H2O, 1 mole and 18 ग्राम, ऐसा हो गया। तो फिर अब बताओ मुझे कि एक गिलास में 180 ग्राम पानी है, यानी मास ऑफ दैट वाटर यम, मास ऑफ वाटर यम, इट इज 180 ग्राम। तो फिर उस ग्लास में कितने मोल्स है, ऐसा अगर पूछा गया कितने मोल्स, यानी ग्लास में पानी है कितना है, तो तुम बोलोगे 180 ग्राम। यू आर टेलिंग द मास ऑफ द वाटर, बट आई एम आस्किंग अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, तो फिर मोल में बताना पड़ेगा। चलो बताओ कितने मोल हो गए वहां, 18 ग्राम का 1 मोल, तो 180 ग्राम का कितना हो गया, 10 मोल्स, बिकॉज दिस विल बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम, तो 18 ग्राम का 1 मोल, तो 10 मोल, 10 मोल्स। तो अब यहां दिस इज द मास ऑफ वाटर, this is small m stands for number of moles, and what this is the molecular or molar mass m0. So what is the relation that we have got? Molar mass means mass of the substance is equal to number of moles multiplied by molar mass. See here, what this 10 is, number of moles, what this 18 gram is, mass, molar mass, so molar mass divided by m0, number of moles divided by m, that will be nothing but mass. So this is the formula that you have to remember. Mass of any substance, not only that of water only, mass of any substance equals to number of moles multiplied by molar mass. दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पीस देखे, व्हाइट मेटल, उसका एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। अब वो जो भी फॉर्म में होगा, उससे बेहतर दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं, क्योंकि जो कॉमन NaCl, सोडियम क्लोराइड, एटॉमिक वेट सोडियम 14, क्लोरीन 35, so it will be 49. नेक्स्ट टर्म जो तुमको ध्यान में रखना है, एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर एज द वर्ड इंप्लाइज, क्या नंबर है, क्या है ये, तो एक मोल सब्सटेंस में, वो सब्सटेंस चाहे मॉलिक्यूल का बना हो या एटम का बना हुआ है, लेकिन 1 मोल सब्सटेंस में जितने एटम्स या मॉलिक्यूल रहेंगे, वो मॉलिक्यूल की नंबर, एटम की नंबर, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। अभी वही एग्जांपल, ऑक्सीजन, इस वाटर का 1 मोल यानी 18 ग्राम, तो 18 ग्राम हुआ मास। जब 18 ग्राम वाटर लेंगे तो वो 1 मोल लिया गया ऐसा कहा जाएगा, और उस 1 मोल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के नंबर को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर, और वो नंबर दी गई है इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 एक मोल में। वो मोलर मास या वो मोल अगर ग्राम में लिए तो इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे वहां, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 10⁻23 इतने सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। फिर अगर 2 मोल्स लेते तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 टाइम्स ऑफ
5 मोल्स लिए तो 5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। कोई भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, चाहे वाटर हो, ऑक्सीजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल लो तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो उस सब्सटेंस के 10 मोल में कितने रहेंगे? 10 टाइम्स। अब बताओ मुझे, एक कंटेनर में एक सब्सटेंस लिया गया या गैस लिया गया, और मैं बताता हूं कि वो गैस है 100 मोल, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यल कितने रहेंगे? मैंने कहा 100 मोल गैस है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? दिस मच नंबर। एक मोल में रहने वाले मॉलिक्यूल्स यानी एवोगैड्रो नंबर। तो 100 मोल में कितने रहेंगे? 100 टाइम्स ऑफ ये। तो 100 क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल, क्योंकि गैस कितना लिया गया था? 100 मोल, और एक मोल में कितने? ये नंबर। तो 100 मोल में कितने? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी गिवन बाय दिस वन। सो देयरफॉर n इक्वल्स टू, फिर से दिस इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय n ये, दिस इज आल्सो द रिलेशन। तो ये दो बेसिक रिलेशंस, टोटल मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू number of moles multiplied by Avogadro's number. So these are the basics required for this chapter. अब देखते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन यानी जिसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिए, सपोर्ट किए, तो उसका एक कांस्टेंट है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन आता है, दैट वी हैव टू सी। So we have to obtain the relation between universal gas constant denoted by R and Boltzmann constant denoted by small k suffix b। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये देखना है। तो ये रिलेशन मिलाने के लिए हम देखें, हम स्टार्ट करेंगे कहां से? तो दैट इज नथिंग बट लॉज ऑफ गैस। तो देयर आर बेसिकली 3 लॉज ऑफ गैस। फर्स्ट बॉयल्स, सेकंड चार्ल्स, थर्ड गैल्यूजर। और तीनों लॉज को कंबाइन करने के बाद हमको ये रिलेशन मिलता है। चलो स्टार्ट करते, पहले फर्स्ट लॉ, बॉयल्स लॉ। एक कंटेनर में जब हम कोई तो भी अमाउंट का मास गैस लेंगे, कोई फिक्स कर दिए, तो उसका प्रेशर बनेगा, वहां वॉल्यूम रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और टेम्परेचर भी है। तो इनको रिलेट करने वाला प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हुआ बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, volume is directly proportional to the temperature at constant pressure. Gay-Lussac law, pressure is directly proportional to temperature at constant volume. अब जरा सेकंड और थर्ड लॉ देखो। व्हाट डज सेकंड लॉ से? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। थर्ड लॉ से प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड दोनों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो कंबाइनिंगली दे इट विल बी सेड दैट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर and volume, because pressure is directly proportional to temperature, volume is also directly proportional to temperature. So therefore combiningly we can say that pressure
product of pressure and volume is directly proportional to the temperature. So this is the first equation. अब ठीक है कि हमने ये तो रिलेशन लिख लिए। अब बताओ मुझे कि एक कंटेनर में हमने कुछ अमाउंट का यानी 2 किलोग्राम का गैस लिए, ठीक है, पहले 2 किलोग्राम का गैस लिए, तो उस 2 किलोग्राम के गैस ने क्या क्या बनाया हुआ, कंटेनर के ऊपर प्रेशर बनाया, कंटेनर का जितना वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम हो गया, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम बन गया। उसके बाद उस कंटेनर में और 1 किलोग्राम गैस डाल दो और कंटेनर का कवर पैक कर दो, क्या होगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा लेकिन प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा गैस आया तो प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रेशर पहले कितना वॉल्यूम था, पहले कितना मास था 2 किलोग्राम, उसमें बाद में कितना ऐड किया अपन ने और 1 किलोग्राम ऐड किए, यानी क्या ऐड किए, मास, क्या बढ़ा है, मास, तो क्या बढ़ गया, प्रेशर, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ऑफ कोर्स ये जो अपन ने प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये तीनों ने जो लॉ बताए थे उनके अनुसार अपन ने लिख लिए मैथमेटिकली। लेकिन आगे अभी सोचते कि जब क्या बताया मैंने कि उस कंटेनर में जब 2 किलोग्राम का गैस था तो उसने प्रेशर और वॉल्यूम बनाया था, बाद में जब 1 किलोग्राम और ऐड कर दिए यानी गैस का मास बढ़ाए तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। यस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ऐसा हो गया। आगे तो तब वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि पहले कंटेनर वही बाद में कंटेनर वही। अब ऐसा इमेजिन करो कि वो कंटेनर को लगाया अपन ने पिस्टन, 2 किलोग्राम का गैस ऐड डालने के बाद ऊपर से पिस्टन छोड़ दिया, तो पिस्टन उसको जितना दबाना है दबाएगा, प्रेशर बनाएगा और वॉल्यूम भी रहेगा। उसके बाद 1 किलोग्राम का गैस लाए और वहां डाल दिए और पिस्टन को फ्री रख दिए, तो पिस्टन अब क्या होगा, ऊपर आने लगेगा क्योंकि 1 किलोग्राम ज्यादा हुआ हुआ, तो वो क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, तो प्रेशर बढ़ते बराबर वो पिस्टन ऊपर ढकेला जाएगा। कब तक ऊपर ढकेला जाएगा, जब तक प्रेशर पहले जितना था उतना प्रेशर अभी भी नहीं बनता तब तक। इस प्रोसेस में क्या चेंज होगा, तो वो पिस्टन ऊपर जाने के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का, व्हाट इट विल इंक्रीज, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फिर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पहले जो 2 किलोग्राम का मास लिए थे तो वॉल्यूम कम था, बाद में 1 किलोग्राम ऐड कर दिए मतलब 3 किलोग्राम कर दिए तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ गया, तो वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। फिर आप देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, दिस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो फिर इसीलिए अगर उस मास, so we can therefore say that no doubt pressure and volume is directly proportional to temperature, तो ये ऐड कर सकते हैं, it is also directly proportional to the what, mass and temperature, pressure and volume, ये इक्वेशन बन सकेगा। लेकिन अब यहाँ मास को हम वॉल्यूम दैट इज नंबर ऑफ मोल्स के साथ एडजस्ट करते हैं, यानी एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये देखो, मास कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस किए, मास जब ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा रहेंगे, तो इंस्टेड टेकिंग हियर मास वी कैन टेक हियर द नंबर ऑफ मोल्स। ये कब क्या हुआ, वी हैव एक्सप्रेस द मास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, so then you will see here have got this relation, PV is directly proportional to T, ये इनसे मिला, ठीक है। आगे अपन ने क्या सोचे कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, तो यहाँ हम मास लिखे थे, लेकिन मास को एक्सप्रेस करते नंबर ऑफ मोल्स में, क्योंकि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस कर लिए, तो देन इक्वेशन विल बी रिटन एज PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N into T, what is N, is number of moles,
तो मैथमेटिकली दिस विल बी रिटन एज PV इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी के लिए इक्वालिटी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डेलिबरेटली मैं यहाँ लेता हूँ R n into T. Now this R is constant for all gases, चाहे गैस कोई भी हो उसके लिए R कांस्टेंट रहता है, एंड दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. R is called universal gas constant. And what is the value of this universal gas constant? Its value is 8.314 जूल. यूनिट क्या होगा R का? इस टर्म को इधर लेकर गए तो P इंटू V, इसका प्रोडक्ट, इसका यूनिट आता है जूल, बाद में देखेंगे अपन. सो दिस विल बी जूल. नंबर ऑफ मोल्स मतलब जूल पर मोल यानी मोल टू द पावर -1 डिवाइड बाय टेम्परेचर केल्विन, दैट इज केल्विन टू द पावर -1. आर की वैल्यू देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल, क्योंकि आर का फॉर्मूला बनेगा ये PV डिवाइड बाय NT. तो PV का यूनिट जूल, एन का यूनिट मोल, मोल ऊपर जाते हैं तो -1, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यूनिट केल्विन माइनस. सो इन दिस वे दिस इज द वैल्यू ऑफ R. एंड नाउ दिस इक्वेशन, of course this equation is sometimes commonly written as PV equals to nRT. In this way it is written. So that's why I will also like to write same nRT. Now this equation is well known as the ideal gas equation. बाद में देखते हैं. ये इक्वेशन एक मिला. अब यहां बताओ इक्वेशन नंबर 1 के बाद हमने जब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास बोले थे, तो उस वक्त मास किस में एक्सप्रेस किया था? नंबर ऑफ मोल्स में. एंड मास की जगह पे हमने यहां क्या लिए? नंबर ऑफ मोल्स. लेकिन मास की जगह पे जब मास ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा रहेगा. तो सिमिलरली फिर जब मास ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो ज्यादा रहेंगे. तो नेचुरली मास कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो. ऐसा अगर किए तो मतलब ऑन आफ्टर एक्सप्रेसिंग मास into number of molecules, that is here. See what I'm saying. यहां क्या हुआ था? Pressure and volume will be directly proportional to the mass, and mass can be expressed in number of moles. इसलिए आप नो डाउट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इसलिए यहाँ डायरेक्ट कैपिटल M आने वाला था, लेकिन मास की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स लिए, यानी मास इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. ऐसा हो गया. और अब क्या करते हैं हम? वी हैव टू नाउ एक्सप्रेस मास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मास जब ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे? ज्यादा. तो वी कैन एक्सप्रेस द मास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऐसा अगर किए तो यहां क्या आएगा? PV is directly proportional to the number of molecules into T. ये equation. So here small a stands for number of moles and here capital A stands for number of molecules. What it is done in this case? Mass is expressed in terms of number of moles, and what it is done in this case? Mass is expressed in terms of number of molecules. Say equation number. Okay. इसी इक्वेशन को फिर से हम लिखते हैं PV इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, से कांस्टेंट स्मॉल k into n into t. What is small k? Again it is universal constant. Sorry, it is constant for all gases. सभी गैसेस के लिए कांस्टेंट रहता है. एंड नाउ दिस कांस्टेंट इज नोन एज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, डिनोटेड बाय KB.
So PV equals to KB into N into T, equation number 4. So therefore, if you compare these two equations from third and fourth, क्या होगा? Left hand sides are equal, so must be right hand sides. Therefore, N R T equals to KB into capital N multiplied by T. So T will get cancelled from both. N number of moles can be written here from, see here, N will be given by N, capital N divided by Na. Here capital N stands for total number of molecules and Na stands for Avogadro's number. So what will be the value of small n? Capital N divided by Na multiplied by R. T is cancelled. So on right hand side it will be KB into capital N. So capital N will get cancelled from both, and therefore R equals to, taking this Na to this side, it will be KB multiplied by Na. And this is the relation between the Boltzmann constant and what is that? Universal gas constant. So this is the relation between universal gas constant and Boltzmann constant. So this is all about the introduction of this chapter. अब इसमें एक बात आती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट. फर्दर टॉपिक, इक्वेशन ऑफ स्टेट. सिंपल है, छोटा. एक्चुअली ये जो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू NRT, तो इस इक्वेशन में क्या बातें आई? प्रेशर आया गैस का, वॉल्यूम आया, टेम्परेचर आया, यानी सारी बातें गैस की, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी आए. तो इन क्वांटिटीज को रिलेट करने वाला जो इक्वेशन है, क्योंकि वो क्वांटिटी उस गैस की स्टेट बता रहा, गैस की पोजीशन बता रहा, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है. तो इसीलिए इस इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दैट गैस. सिंपल. इसका मतलब किसी का भी इक्वेशन बताना है, उसके जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन जो बताना, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. इसलिए जनरली दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट और सिंपली द आइडियल गैस इक्वेशन, इसको कहा जाता है. चलो आज के लिए इतना ही. Now the next term, that is behavior of a gas. अब इस टॉपिक में देखो, बिहेवियर ऑफ ए गैस मतलब गैस कैसे बिहेव करता है. तो एक्चुअली किसी कंटेनर में जब गैस रखा गया तो वो वैसा ही रहेगा, उसका बिहेवियर क्या रहेगा. लेकिन पहले जब अपन ने देख चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, और जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, और इसके कारण ये मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं. तो फिर बिहेवियर क्या है, गैस की बिहेवियर यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की बिहेवियर, तो दे आर ऑलवेज इन मोशन, ऐसा बिहेवियर होगा. लेकिन उनकी मोशन का रिलेशन प्रेशर, गैस के बारे में, यानी गैस के पैरामीटर्स कौन से क्या गिना जा सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड सो ऑन. तो फिर इनके साथ गैस के अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल की मोशन का क्या रिलेशन है, ये अपन को मिलाना है. अब एक्चुअली देखा जाए तो गैस में तो मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा होते हैं, लगभग 1 क्यूबिक मीटर में मॉलिक्यूल्स की नंबर होती है 10⁻23, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स. फिर हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालना, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालना, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है कि एक आध पत्थर अगर लिए, पत्थर को अपन ने फेंक दिए तो उसकी वेलोसिटी मालूम हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम वगैरह सारी बातें मिल जाएगी. लेकिन यहाँ एक की बात नहीं है,
या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो फिर ऐसे हालत में गैस की बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमको हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी या हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी लेकर उसका रिलेशन इसके साथ क्या है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या है, ये मिलाना है। अब ये कैसे मिलाया जाएगा? तो सबसे पहले कुछ अजम्पशंस किए जाते हैं। यू नो दोज अजम्पशंस which are called as assumptions of kinetic theory of gases. You have studied in 11th standard. पहला assumption ये था that gas consists of large number of tiny particles called as molecules. Second assumption, these molecules are rigid and perfectly elastic like spheres of very small diameters. Third assumption and so on. ये सारे assumptions थे, 11-12 assumptions. तो ऐसे assumptions किए गए। उसके बाद इन सब की एक मॉलिक्यूल की पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली गई और उन सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का बाद में एवरेज लिया गया, और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी या ये एवरेज क्वांटिटी बाद में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इनके साथ रिलेट की जाती है। तो इन दिस वे दैट मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज रिलेटेड विद द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एंड दिस इज द अप्रोच टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब यही वो रीजन है। अब यह कैसे किया जाता है वो या किसी इन द नेक्स्ट टॉपिक, आगे के टॉपिक में देखना है। लेकिन फिलहाल बिहेवियर ऑफ ए गैस में तुमको यही देखना है कि गैस के मॉलिक्यूल जो मोशन में होते हैं तो एक एक मॉलिक्यूल के हम जो एनर्जी या मोमेंटम निकाला रहेगा तो वो मोमेंटम डायरेक्टली हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के साथ रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि क्या करना पड़ेगा, तो सबकी एवरेज निकालनी पड़ेगी और एवरेज रिलेट किया जाता है। सो दिस इज नथिंग बट काइनेटिक मीन्स अप्रोच टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अनदर टॉपिक दैट वी हैव टू सी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड रियल गैस? दिस आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो एक मेन रिलेशन है, आइडियल गैस फॉलोज दैट इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। एंड सिंपली अगर मान लीजिए आइडियल गैस की डेफिनेशन देना है तो ये बोलेंगे द गैस विच फॉलोज द इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT इज कॉल्ड एज द आइडियल गैस। आइडियल गैस में और एक होता है कि मॉलिक्यूल्स की इंटरैक्शन जीरो होती है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं रहेगा, एक माना जाता है। सो दैट इज म्यूचुअल इंटरैक्शन इज जीरो। फिर रियल गैस में क्या होता है? रियल गैस में इंटरैक्शन जीरो नहीं होती। रियल गैस में मॉलिक्यूल्स यानी एक्चुअल जो गैसेस है, वास्तव में जो गैसेस है, तो गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन भले कम है लेकिन जीरो नहीं होती, जबकि आइडियल गैस में जीरो मानी गई। लेकिन फिर भी अपन रियल गैसेस आइडियल गैस जैसे यानी आइडियल गैस, रियल गैसेस को आइडियल गैस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। बिकॉज इफ यू टेक द गैस, रियल गैस एट वेरी लो डेंसिटी, काफी कम डेंसिटी पर हमने गैस लिए। काफी कम डेंसिटी का मतलब होगा प्रेशर काफी कम एंड हाई टेम्परेचर लिए गैस का, मोर देन लिक्विफिकेशन टेम्परेचर। मतलब जिस गैस, तो एक्चुअली गैस में गैस का टेम्परेचर अगर कम कम करते गए तो वो कंडेंस होकर उसका कन्वर्सन लिक्विड में हो जाएगा। तो मिनिमम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के बाद और टेम्परेचर कम करते तो देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन टेम्परेचर। तो गैस ही अगर रखना है, इट इज नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? द टेम्परेचर विल हैव टू बी केप्ट हायर, ज्यादा रखना पड़ेगा। सो इफ द टेम्परेचर ऑफ द रियल गैस इज हायर देन द लिक्विफिकेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज वेरी वेरी लो, देन intermolecular forces are small, negligible, and in that condition only, in that case only, the real gases can be assumed to be the ideal gases. Remember, real gas can act as an ideal gas if the pressure
is very low and temperature is very high. At least it must be greater than the temperature must be greater than the liquefaction temperature. लिक्विफिकेशन टेम्परेचर है ना, जिस टेम्परेचर के लिए जिस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर अगर किया गया तो सॉलिड दैट गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. So we must have the temperature more than that temperature so that the gas will be always gas. It will not get converted into the liquid. तो नेचुरली फिर ऐसी कंडीशन अगर फॉलो किए कि प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है, तो फिर रियल गैस, ओरिजिनल गैस विल बी अज्यूम टू बी द आइडियल गैस. और ऐसे एग्जांपल्स हैं वही अपने यूजुअल गैसेस, hydrogen, oxygen, nitrogen and so on. These gases are assumed to be the real gases. In fact, these are the real gases, but can be assumed to be the that ideal gases. लेकिन most probably इनके अलावा जो inert gases है, all those are assumed to be the ideal gases. अब तुम बोलोगे real gas ठीक है, ideal gas का यूज क्या है? तो एक्चुअली आइडियल गैस में जो बातें अपन अज्यूम आइडियल गैस का ही फंडा लेकर हम रियल गैसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो रियल गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी बिहेवियर देखने के लिए अपने को आइडियल गैस के कुछ मॉडल्स यूटिलाइज करना पड़ता है. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिस्कस द आइडियल गैस. सो व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड रियल गैस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन केस ऑफ द आइडियल गैसेस इज जीरो, while that is not zero in case of the real gases. Ideal gases follow this relation at any temperature and pressure. कोई भी टेम्परेचर प्रेशर के लिए ये आइडियल गैस ये इक्वेशन फॉलो करता है. रियल गैस लेकिन ये इक्वेशन फॉलो नहीं करता. केवल कब फॉलो करता है? प्रेशर इज वेरी वेरी लो एंड टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई. अंडर दैट कंडीशन ओनली रियल गैस फॉलोज दिस इक्वेशन एंड देयरबाय इट कैन बिकम द आइडियल गैस. ओके, नेक्स्ट. Now, mean free path. अब ये क्या करना है? Denoted by the symbol number. Mean free path. Free path in the sense freely cover your path. What happens in case of the molecules of the gas? As we have just said that the molecules are widely separated. तो जब तक वो सेपरेटेड है तो रैंडम मोशन में है. तो फिर अब देखो, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इधर कोई एक, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से जाने के बाद रैंडम मोशन के कारण वो सीधा यहाँ चला जाएगा. रास्ते में अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पर एक मॉलिक्यूल है, तो वो मॉलिक्यूल सीधा चला जाएगा कोई भी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में जाना है. जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन में निकल गया और इस पॉइंट पर एक मॉलिक्यूल था, सिर्फ पॉइंट बी पर एक मॉलिक्यूल था, तो उसके ऊपर क्या होगा? कोलाइड होगा वो. लेकिन ये से लेकर बी तक जाने तक उसने फ्रीली पाथ कवर किया, जैसे कोई रास्ते में कुछ भी नहीं है. तो ये हुआ फ्री पाथ. आई एम नॉट सेइंग मीन फ्री पाथ. पहले फ्री पाथ देखो, फ्रीली कवर किया हुआ पाथ. उसके बाद इसके ऊपर कोलिजन होने के बाद वो मॉलिक्यूल कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है. यहां से निकला हुआ मॉलिक्यूल यहां गया, इसके ऊपर कोलाइड हुआ बी मॉलिक्यूल के ऊपर. समझो वो कोई तो भी एक्स नाम का मॉलिक्यूल था, पहले सबसे पहले पॉइंट ए पर रहने वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हुआ. कोलिजन के बाद वो इधर गया, इधर जाने के बाद फिर बी पॉइंट पर एक दूसरा मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर कोलाइड हुआ. अब तुम बोलोगे बी पॉइंट पर मॉलिक्यूल चुपचाप बैठा था क्या? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं घूमकर यहाँ आएगा बी पॉइंट पर. उस इंस्टेंट पर ये से निकला हुआ मॉलिक्यूल बी पॉइंट पर चला गया और वहां उसके साथ कोलाइड हुआ. तो कोलिजन के बाद क्या होगा? वो कहीं पे भी चला जाएगा. जैसे मान लीजिए इधर आया तो वो भी सीधा चला जाएगा, स्ट्रेट फ्रीली पाथ कवर किया उसने. सी पॉइंट पर आया, सी पॉइंट पर तीसरा एक मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर कोलाइड हुआ. कोलिजन के बाद फिर से वो चला गया इधर. समझो, इन दिस वे फ्रीली फिर वो डी पॉइंट पर रहने वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होगा. तो इस तरह से क्या होगा? वो फ्रीली पाथ कवर करते हुए जाता है. सेकेंडली, ये से लेकर बी तक जाते हुए देखो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, स्ट्रेट गया. जो भी डायरेक्शन में निकला, ये डायरेक्शन में निकला था
तो डायरेक्शन इज नॉट चेंज। व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक जाने तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी, और मोर ओवर स्पीड भी चेंज नहीं हुई थी उसकी। ए से निकलने के बाद जिस स्पीड से था, यहाँ जितनी स्पीड से था उतनी यहाँ स्पीड रहेगा, यहाँ भी वही स्पीड रहेगी बी पर पहुंचने तक। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ए से लेकर बी तक चला जाएगा। आई एम नॉट सेइंग फॉरएवर, व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। Thereafter, after collision with the particle with the molecule at point B, it is going from B to C. While going from B to C, now again its velocity is constant. I am not saying that this velocity is same as that of the velocity while going from A to B. ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि A से लेकर B तक जाते वक्त जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी अब B से लेकर C तक जाते वक्त रहेगी। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो डायरेक्शन चेंज हुई करके दिख रही तुमको, और स्पीड भी शायद चेंज हो जाएगा। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट डू मीन बाय वेलोसिटी इज कांस्टेंट? व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होने के बाद दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोलिजन होने तक केवल उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है और तब वो स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करता है। व्हाइल गोइंग फ्रॉम बी टू सी, अगेन इट इज मूविंग विद सम अनदर कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई तो भी अलग कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। Again it is covering the straight distance. While going from C to D, again it is covering the some distance. Again its velocity is different. But what we have to say now here, while going from A to B, it is going with the constant velocity and covering the straight distance. इस straight distance का एवरेज निकालो, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जाते वक्त भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहां से लेकर यहां तक जाते वक्त भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ए से लेकर बी तक जाते वक्त जितनी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी बी से लेकर सी तक जाते वक्त नहीं है, या सी से लेकर डी तक जाते वक्त नहीं है। फैक्ट है ये। लेकिन ए से लेकर बी तक जाते वक्त जितनी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। सिमिलरली व्हाइल गोइंग फ्रॉम बी टू सी, whatever the velocity is, it is again constant. While going from C to D, whatever it is velocity, again it is constant. So it means after collision, the molecule moves with a constant velocity and covers the straight distance. So take the average of all these straight distances. मतलब ये straight distance, ये straight distance, ये straight distance, constant velocity से कवर किया हुआ डिस्टेंस, और इन सारे डिस्टेंसेस का एवरेज निकालेंगे। दैट एवरेज इज कॉल्ड एज द मीन फ्री पाथ। मीन यानी एवरेज, फ्री यानी फ्रीली कवर किया हुआ पाथ, मीन फ्री पाथ। एंड नाउ दिस मीन फ्री पाथ इज डिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल जा रहा है उसके डायमीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वॉल्यूम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। थोड़ा सोचो तो मीन फ्री पाथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसा रिलेटेड होगा? एक आध कंटेनर में अगर मान लीजिए अपन ने मॉलिक्यूल्स डाल दिए, लेकिन कम मॉलिक्यूल्स है, इस रूम में गैस डाल दिए, हार्डली 8-10 मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा? जिस इंस्टेंट पर एक मॉलिक्यूल इस कॉर्नर में रहेगा तो उस इंस्टेंट पर दूसरा मॉलिक्यूल वो कॉर्नर में रहेगा उधर कहीं, उसी इंस्टेंट पर तीसरा मॉलिक्यूल वो कॉर्नर में, चौथा मॉलिक्यूल यहाँ कॉर्नर में। 10 मॉलिक्यूल डाल दिए, 10 मॉलिक्यूल 10 जगह पर रहेंगे। फिर एक आध मॉलिक्यूल समझो यहाँ से निकला किसी के, मतलब ये सब रैंडम मोशन में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ दिखे अपने को, वहीं पे परमानेंटली नहीं रहेंगे, दोज विल बी मूविंग एंड दैट्स व्हाई दे मे कोलाइड। लेकिन अब बताओ कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केवल 10 है, तो यहाँ से निकला हुआ मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोलाइड होने तक उसने कवर किया डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दूर दूर है ये मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बड़े मुश्किल से यहाँ अपन ने कितने मॉलिक्यूल्स मान लिए? 10। लेकिन अगर यहाँ 1000 मॉलिक्यूल्स है तो वो मॉलिक्यूल्स जरा पास में आएंगे, तो पास में आने के बाद यहाँ एक मॉलिक्यूल है तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर ही रहेगा, तो ऐसा हालत में क्या होगा? वो मॉलिक्यूल्स
कोलाइड होते वक्त जो डिस्टेंस कवर करेंगे स्ट्रेट डिस्टेंस वो कम रहेगा। पहले केस में जब 10 मॉलिक्यूल्स अज्यूम किए थे तो यहां से लेकर वहां तक बीच में कोई मॉलिक्यूल नहीं था क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम थे। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीली कवर किया पाथ इस कंडीशन में क्या रहेगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे तो फ्रीली कवर किया पाथ क्या रहेगा, ज्यादा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर काफी ज्यादा है तो फ्रीली कवर किया पाथ क्या रहेगा, कम। तो फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। is inversely proportional to the number of molecules. Yeah. Another. अब जैसे फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल लिए अपन ने, 10 मॉलिक्यूल डाल दिए मैंने एक क्यूब में, लेकिन छोटा सा बॉक्स, तो वहां 10 मॉलिक्यूल्स वो पूरे बॉक्स का वॉल्यूम दैट अकोमोडेट करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे। यानी इवन दो देयर आर ओनली 10 molecules, those are taken in a small box, then what is the volume of the gas? ऐसा अगर कहा गया तो you will say that it is equal to the volume of that box। चलो यहाँ और अभी वही 10 मॉलिक्यूल्स अगर इस रूम में डाल दिए और गैस का वॉल्यूम कितना है बोले तो फिर वॉल्यूम, रूम का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। आप बताओ मुझे, मॉलिक्यूल्स 10 ही है, पहले छोटे से कंटेनर में थे वो, तो पास पास में रहेंगे तो फ्री पाथ कम रहेगा, यानी वॉल्यूम कम है तो फ्री पाथ क्या रहेगा, कम। और वही 10 मॉलिक्यूल्स निकालकर अगर इस रूम में डाल दिए तो रूम का वॉल्यूम यानी गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, और ऐसे हालत में फ्री पाथ, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो एक के ऊपर कोलिजन होने के बाद दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोलिजन होने तक उसने कवर किया स्ट्रेट पाथ क्या रहेगा, काफी ज्यादा रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट विल बी सेड टू बी द फ्री पाथ इज इंक्रीज्ड। यानी ये देखो ना सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि इतना सा कंटेनर, छोटा सा कंटेनर लिए और इसमें 5 मॉलिक्यूल डाल देता हूं, 1 2 3 4 5। अब यहां से एक मॉलिक्यूल निकला, समझो कोलाइड हुआ, तो ये फ्री पाथ हुआ क्योंकि यहां से यहां तक जाने तक उसने फ्री पाथ कवर किया। उसके बाद यहां कोलिजन होने के बाद वो इधर चला गया समझो, तो ये फ्री पाथ हुआ। लेकिन ये फ्री पाथ, ये फ्री पाथ और इनका लिए एवरेज, दैट विल बी कॉल्ड मीन फ्री पाथ। लेकिन अभी अगर मान लीजिए ये 5 मॉलिक्यूल्स मैं बड़े कंटेनर में लिया, समझो ये इतने बड़े कंटेनर में वही 5 मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 एंड 5, तो फिर यहां से निकला हुआ मॉलिक्यूल यहां आने तक इतना सारा पाथ कवर करेगा। गैस तो वही है, वही 5 मॉलिक्यूल्स है, वॉल्यूम कम था तो फ्री पाथ भी क्या रहेगा, कम। और वॉल्यूम अगर ज्यादा रहा तो फ्री पाथ भी क्या रहेगा, ज्यादा। मीन्स व्हाट, फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। आगे थर्ड, अब देखो जरा मॉलिक्यूल का डायमीटर, यानी मॉलिक्यूल्स अपन ने स्फेरिकल अज्यूम किए, छोटे छोटे स्फीयर्स, तो इनका डायमीटर, अब अगर वो डायमीटर स्मॉल है, ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो फिर यहां से लेकर यहां तक कोलिजन होते हुए तक इतना पाथ फ्री पाथ रहेगा। लेकिन अगर डायमीटर बड़ा है, जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, डायमीटर ज्यादा है, फिर यहां से लेकर यहां कोलिजन होने तक इतना सा डिस्टेंस मिलेगा, क्या हुआ, फ्री पाथ इतना सा और यहां फ्री पाथ ज्यादा। यानी फ्री पाथ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायमीटर। हाउ इट इज रिलेटेड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। इफ द डायमीटर इज स्मॉल देन फ्री पाथ इज लार्ज, इफ द डायमीटर इज लार्ज देन फ्री पाथ इज स्मॉल। सो नेचुरली द फ्री पाथ इज inversely proportional to the diameter. So therefore, if you take all these points into consideration, then formula is established. That formula, this formula can be derived, but the derivation is not in our syllabus. Directly the formula is said here that mean free path is given by 1/√2.
times of pi into d square, directly proportional to volume and inversely proportional to the number of molecules. D square, not only d, that square of the diameter. What is small d? Diameter of the molecule. What is capital D? Volume of the gas. And what is capital N? Total number of molecules in the gas. So that mean free path is inversely proportional to the number of molecules. It is directly proportional to the volume, and it is inversely proportional to the diameter, but it is inversely proportional to the square of diameter. And this is the general formula for the mean free path. Next term, mean square velocity. These are the required terms to study the kinetic theory of gases. So this is mean square velocity. Denoted by V for velocity, square velocity उसका स्क्वायर और उसका मीन, तो मीन के लिए बार. दिस इज द सिंबल फॉर मीन स्क्वायर वेलोसिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, वो सारे मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर अपन ने फोटो लिए, इमेजिन करो वो मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम मोशन है, कैसी रहती होंगी. तो वेरी सिंपल एग्जांपल, शाम के वक्त अपने दरवाजे के सामने कभी कभी जो मच्छर डांस करते रहते हैं इधर उधर, उनकी जो मोशन है एग्जैक्टली दैट इज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. समझते? यानी वो मच्छर कैसे दिखता है? सीधा जाता है एक इधर, बाद में उधर कहीं, बाद में इधर कहीं, इस तरह से रैंडमली. तो सेम थिंग, सेम टाइप ऑफ मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. Now so all the molecules will have the different velocities. Suppose there are total n molecules, capital N, total number of molecules. So all these molecules will have the different velocities. Suppose V1, vector V1, vector V2, vector V3, and so on, vector Vn are the velocities of n molecules. Why the vector notations? Because all the molecules will be moving with the different directions and different speeds also. So naturally their velocities are different. So vector v1, vector v2, vector vn are the velocities. Now take the squares of these velocities. वेलोसिटी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर का स्क्वायर अगर करते तो स्केलर बनता है क्वांटिटी. क्लियर है? क्योंकि एक वेक्टर का स्क्वायर करने के बाद उन दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किए तो ही स्क्वायर होता है. वेक्टर प्रोडक्ट किए तो जीरो होगा. फॉर एग्जांपल, इस मान लीजिए ये एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी वेक्टर ये बोलने के बाद वो भी वेक्टर इधर रहेगा, वेक्टर ये. तो दीज आर इक्वल वेक्टर्स. वेक्टर ये दोनों सेम वेक्टर्स है. अब इनका अगर मान लीजिए वेक्टर ये डॉट वेक्टर ये किए तो by definition it will be a into cos of angle between these two. So both are in the same direction, which their angle is 0. So cos 0 becomes 1. So a into a becomes a square. A was the magnitude of vector a, this scalar. This is again a is the magnitude of, means this is scalar, and cos 0 is 1, that is also scalar, means that is pure number. So this a square is a scalar quantity. अगर तुमने क्रॉस प्रोडक्ट किए होते वेक्टर ये क्रॉस वेक्टर ये, तो ये इंटू साइन थीटा, साइन 0, एंड साइन 0 इज 0, तो क्या आया होता? 0. इसका मतलब जब किसी वेक्टर का हम स्क्वायर करते तो वो स्क्वायर क्या आता है? स्केलर या वेक्टर? इट इज ऑलवेज स्केलर. तो वेलोसिटी का स्क्वायर किए v1, उसका स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर बोलो डायरेक्टली. वेक्टर v1 का स्क्वायर तो v1 स्क्वायर. सिमिलरली वेक्टर v2 उसका स्क्वायर, v2 स्क्वायर. वेक्टर v3 स्क्वायर,
vector Vn square. So what are these? Squares of velocities. Now what is our term? Mean square velocity. इसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखने के लिए जरा उल्टे जाओ, यहां बहुत आसानी से मिल जाएगा। पढ़ने के लिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स आएंगे इन दिस वे। तो अब क्या रिवर्स में बताता है, वेलोसिटी, उनके स्क्वायर्स और उनका मीन निकालो। ये सारी वेलोसिटी, ये उनके स्क्वायर्स हो गया और इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालना है तो सिंपली गो ऑन एडिंग एंड डिवाइड बाय n। तो व्हाट दिस इज ऑब्टेन, इट इज द मीन। किसका मीन, स्क्वायर्स का। किसके स्क्वायर्स, तो वेलोसिटीज के। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, डिनोटेड बाय v स्क्वायर बार, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल बार, v square bar. So these are the basic terms required for this chapter. All these terms must be known as long as we are studying the kinetic theory of gases. Okay.